प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, गोनेट्स क्या होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है, ओवरी और टेस्टिस ये दोनों युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं। किस जनद में इनका निर्माण होता है और इसके अलावा और कई सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक, स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु, दोनों की संरचना देखने में सर्वथा भिन्न होती है, लेकिन इनके जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो समान है। और इसीलिए इनकी निर्माण की प्रक्रिया को 3 समान अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? गुणन प्रावस्था में जनक यानी गोनेट्स जो होते हैं, उनकी प्राइमरी या कहें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स उनके अंतर्गत जो पाई जाती हैं, उनकी जर्मिनल एपिथेलियम में, इनके अंदर बार बार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और इसके फलस्वरूप गैमेटोगोनिया का निर्माण किया जाता है। गैमेटोगोनिया को बोलते हैं युग्म जनन। क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज़ में? मल्टीप्लिकेशन फेज़ में एक बार और समझ लें, जो गोनेट्स होते हैं, मेल गोनेट क्या है? टेस्टिस है। फीमेल गोनेट क्या है? ओवरी है। ठीक है। तो ये जो गोनेट्स हैं, इनकी जो जननिक उपकला होती है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी कोशिकाओं के अंदर लगातार माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न के फलस्वरूप डिप्लॉइड द्विगुणित गैमेटोगोनिया, जिन्हें हिंदी में युग्मजन कहते हैं, इनका निर्माण होता है। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज़। और दूसरा फेज़ है ग्रोथ फेज़, वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो युग्मजन होते हैं, गैमेटोगोनिया होते हैं, बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और प्राइमरी गैमेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। प्राइमरी गैमेटोसाइट्स यानी प्राथमिक युग्मक कोशिकाएं, यानी ये वो अवस्था होती है जिसमें जो गैमेट्स जिनका निर्माण किया जा रहा है, उनके जो गैमेटोगोनिया होते हैं वो वृद्धि प्राप्त करते हुए प्राइमरी गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो तीसरी प्रावस्था होती है वो होती है मैचुरेशन फेज़। इस प्रावस्था में प्राइमरी गैमेटोसाइट्स जो होते हैं, उनके अंदर मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप अगुणित गैमीट्स का निर्माण पूरा हो जाता है। यानी जो शुक्राणु होते हैं वो भी अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण मैचुरेशन फेज़ कंप्लीट होने के साथ ही पूर्ण हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। ये चाहे अंडाणुओं का निर्माण हो, चाहे शुक्राणुओं का निर्माण हो, इनकी निर्माण की प्रक्रिया इन तीनों ही फेज़ के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब आते हैं शुक्राणु जनन पर। गैमेटोजेनेसिस में तो सामान्य समग्र रूप से oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही आ गए, लेकिन अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। यदि इसको परिभाषित करें स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं।
तो टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। अब यदि आप टेस्टिस का सेक्शन काटो, है ना, टेस्टिस का यदि आप सेक्शन काटते हैं तो उसमें आपको, जैसे ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसे ज़रा ध्यान से देखें तो टेस्टिस का ये सेक्शन है, ह्यूमन टेस्टिस का, मनुष्य की टेस्टिस का ये एक सेक्शन है जिसमें आपको ये एक गोल गोल संरचनाएं बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, जिनके बीच में एक रिक्त स्थान भी दिख रहा है आपको वाइट कलर का। तो ये जो गोल संरचनाएं हैं ये टेस्टिस में पाए जाने वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये ट्यूब्यूल्स जो हैं इनको हिंदी में बोलते हैं रेता नलिकाएँ। इन रेता नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यदि आप इसको ठीक से देखें तो रेता नलिकाएँ बहुत सारी बनी हुई हैं, गोल गोल संरचनाएँ जो बड़ी बड़ी हैं वो सारी रेता नलिकाएँ हैं, और इनके बीच बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है उसमें पाई जाती हैं सर्टोली सेल्स, और बीच में एक सफ़ेद रंग का रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, उसको कहते हैं ल्यूमेन। और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लीडिंग सेल्स भी होती हैं इसके अंदर। और अगर आप गौर से देखेंगे तो कोशिकाओं के अंदर होने वाले जो डिवीजन्स हैं, चाहे वो माइटोसिस है या मियोसिस है, उनकी अलग अलग जो प्रावस्थाएं होती हैं वो भी आपको गौर से देखने पर इसमें कहीं कहीं दिखाई दे जाएंगी। और इसी के अंदर आपको स्पर्मेटिड्स भी दिखाई देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहीं जो बन चुके हैं वो दिखाई देंगे, है ना। स्पर्मेटोजुआ भी, यानी कंप्लीट बना हुआ स्पर्म भी आपको इसमें दृष्टिगोचर होगा। तो ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है जो आपको मैंने दिखाई है। अब ये जो बीच में जो बड़ा सा गोला बना हुआ है जिसको अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार की एक छोटी सी काट यदि आप देखेंगे तो उसमें स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ये दूसरी स्लाइड मैंने आपके सामने लगाई है, इसमें ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं ये आप आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले ये और भी एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत, कि सामान्य रूप से जिन शब्दों की व्याख्या हम कर रहे हैं, प्रमुख शब्द जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत आएंगे वो क्या क्या हैं, उनको थोड़ा सा आप एक बार रिमाइंड करें। जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनको हिंदी में बोलते हैं रेता नलिकाएँ। ये रेता नलिकाएँ वो नलिकाएँ हैं जिनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर इसके अलावा एक शब्द आया सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएँ क्या होती हैं डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है शुक्राणुओं की, इनकी निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, पोषण की आवश्यकता रहती है, तो वो पोषण प्रदान करने का काम ये सर्टोली सेल्स के द्वारा किया जाता है। फिर बन जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया इसमें आपको दिखाई देंगे। फिर बन जाती है प्राइमरी शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद स्पर्मेटिड्स जो शुक्राणु लगभग बन चुका होता है उससे एक पूर्व की अवस्था को स्पर्मेटिड बोलते हैं। और फिर स्पर्म्स, लीडिंग सेल्स, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको अभी बीच बीच में इसमें आएगी, तो वो आप इसको ध्यान में अपने रखें। अब ये जो डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है एक रेता नलिका की दीवार के एक हिस्से की काट है, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहर की लेयर तो सिरोसा कहलाती है, अंदर जर्मिनल एपिथेलियम, जनन स्तर, जननिक उपकला जिसको हमने बोला था ना, इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के अंदर लगातार डिवीजन होता है,
और डिवीजन के फलस्वरूप आप देखिए कि एक स्पर्मेटोगोनिया सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया तीर का निशान बन रहा है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका निर्माण हो गया। अब इस पर इसी स्पर्मेटोगोनिया में आगे की क्रियाएं संपन्न होंगी। जब आगे की क्रियाएं संपन्न होंगी तो यही स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जिसके अंदर आप सेल डिवीजन होता हुआ स्पष्ट देख रहे हैं। फिर यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा। इसी से आगे जाके स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और यही स्पर्मेटिड्स शुक्राणुओं के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक कोशिका जो जर्मिनल एपिथेलियम से प्रारंभ हुई डिवीजन होते होते अंत में वो स्पर्म के अंदर परिवर्तित हो जाती है और ल्यूमन के माध्यम से अल्टीमेटली सीमन का हिस्सा बन जाती है, वीर्य का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस संक्षेप में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का इसमें बताया है। अब इसको एक और डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हो, वो सेम चीज़ है, अलग नहीं है, लेकिन और आपको इसकी संरचना स्पष्ट हो सके इसके लिए ये एक दूसरा डायग्राम आपके सामने है इस समय। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, सर्टोली सेल्स दिखाई दे रही हैं और स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी शुक्राणुजन, उसके बाद प्राथमिक शुक्र कोशिकाएँ, उसके बाद द्वितीयक शुक्र कोशिकाएँ, और उसमें आपको अर्धसूत्री विभाजन होता भी दिखाई दे रहा है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन भी आपने एक लेफ्ट साइड में देखो वहाँ होते हुए दिखाई देगा। तो ये जितने भी माइटोसिस और मियोसिस की जो क्रिया कोशिकाओं के अंतर्गत होती है वो सब आप इसमें देख सकते हैं। और अल्टीमेटली कोशिकाएं जो होती हैं, जर्म सेल्स जो होती हैं, वो मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा चित्रण है आपके सामने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो भी प्रक्रिया शुरू होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर वो कैसे होती है, ये आपको बताया है।